इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक क्या होता है। यानी कि प्रतिरोध को हम लोग परिपथ में कितने तरीका से जोड़ते हैं, तो दो तरीका से, जिसमें पहला तरीका आज के इस वीडियो में प्रतिरोध को किस तरह से जोड़ा जाता है और उसका एक समतुल्य प्रतिरोध यानी कि उसका सूत्र। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ, सारे प्रतिरोध को जोड़ने के बाद, सारे प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद जो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसका व्यंजक किस तरह से निकाला जाता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए ना, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात करें। व्यंजक का मतलब सूत्र, ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है वो भी ठीक ही था, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात करें। व्यंजक का मतलब क्या हुआ, उसका जो है एक फॉर्मूला आता है उसको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और प्रतिरोध सीरीज का मतलब क्या हुआ, आर एस, और पैरेलल का मतलब क्या हुआ, आर पी। पी का मतलब पैरेलल। प्रतिरोध को जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो वहां पर कहेंगे आर पी, प्रतिरोध को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वहां पर कहेंगे क्या, आर एस। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम ये जान पाएंगे कि हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, जब एक ही सर्किट से कई सारे रेजिस्टेंस को जोड़ा गया हो एक ही लाइन में, एक ही तार के अंदर में, तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है श्रेणी क्रम। यहाँ देखिए ना, इस तरह से एक के वायर से बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ रहे, ये सब क्या है, एक के वायर से कनेक्टेड है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, श्रेणी क्रम संयोजन। जब एक ही वायर से बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पर भी क्या लिया है, तीन को रेजिस्टेंस लिए हैं, यानी कि तीन प्रतिरोध लिए, R1 R2 R3। देखिए सबसे पहले इसको समझेंगे किस तरह से, और फिर जनरली बच्चा को होता क्या है, ये फिगर तो ड्रॉ कर लेता है लेकिन इसको लिखेंगे किस रूप में, कैसे लिखेंगे, यानी कि भाषा में लिखा जाता है, कुछ लिखना पड़ेगा कि हमारी मजबूरी है, तो भाषा में सबसे पहले लिखेंगे कैसे। देखिए आज का ये क्लास फिजिक्स के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और कई बार जो है 5 नंबर के अंदर में पूछा ही जाता है इस तरह से क्वेश्चन कि भाई बताइए श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात करें। व्यंजक का मतलब क्या, उसका फॉर्मूला प्रूव करने के लिए कहते रहता है, व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहते रहता है, सत्यापन करने के लिए कहते रहता है। कई बार पूछ देगा सिद्ध करें, कई बार पूछ देगा सिद्ध करें कि आर एस बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये पूछ देगा। कई बार कह देगा समांतर क्रम में सिद्ध करें, आर पी बराबर क्या हो जाएगा, 1/RP बराबर क्या होगा, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। कहेगा कि सिद्ध करें आर एस बराबर, यानी कि सीरीज में जब प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध को जो हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आर एस बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम में क्या होता है, ऐसे ही जुड़ जाता है, जो भी प्रतिरोध दिया रहेगा उसको ऐसे ही जोड़ सकते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, लटका के, देखो ना पलटा के किए हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सिद्ध करें कि आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, सिद्ध करें 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। प्रश्न की प्रकृति को समझे कि कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम ये आशा कर सकते हैं कि प्रश्न की प्रकृति को आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। प्रश्न की प्रकृति का मतलब क्या हुआ, प्रश्न पूछने का तरीका। एक तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात करें। व्यंजक निकालने के लिए कहेगा, एक कहेगा कि प्रूव करने के लिए। प्रूव करने का मतलब क्या हुआ, आपको दे देगा आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R2, उसको सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए। एक यहाँ पर कह रहा है आप व्यंजक ही ज्ञात कीजिए, व्यंजक का मतलब सूत्र निकाले ही, सूत्र का प्रतिपादन, सूत्र को निकालिए ही, आप जिसके सहायता से निकालिए लेकिन निकालना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे देखिए ये एक सर्किट बनाए, सर्किट में क्या किए, तीनों प्रतिरोध को एक ही वायर से कनेक्ट किए। जब कई सारे रेजिस्टेंस को, जब कई सारे प्रतिरोध को एक ही वायर से कनेक्ट करते हैं, एक ही तार से कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पे देखिए हम लोग ने लिए क्या, R1 R2 R3। और एक बात याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में क्या होता है, करंट समान होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, करंट समान होता है। इसलिए घरों के अंदर में जो है, घरों के अंदर में बिजली से चलने वाले व्यक्तियों को कभी भी हम लोग श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं जोड़ते, इसके पीछे क्या कारण है। कई बार जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हम लोग जो है घरों के अंदर में वायरिंग
श्रेणी क्रम में न जोड़ करके जो है श्रेणी क्रम में न संयोजित करके समांतर क्रम में ही क्यों संयोजित करते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, इसको थोड़ा जान लीजिए। श्रेणी क्रम में क्या होता है बाबू, श्रेणी क्रम में क्या होता है, हर एक जगह क्या होता है, धाराएं समान होती है, यानी कि विद्युत धारा समान होती है। और हम सभी जानते हैं घर के अंदर में मोटर का अलग कैपेसिटी होता है, मोटर अलग करंट के साथ चलेगा, इसके साथ बिजली के बल्ब के अलग पावर होगी, अब मतलब कि अलग करंट लेगी। इसके साथ ही साथ कोई भी युक्ति, टीवी अलग लेगा, रेफ्रिजरेटर अलग लेगा, कोई भी चीज़, जितने भी बिजली से चलने वाली युक्तियाँ है कहीं ना कहीं वो अलग अलग करंट लेता है। और जब एक ही तरह का करंट जाएगा, श्रेणी क्रम में क्या होता है, हर एक जगह एक ही तरह का करंट जाता है। और जब एक ही तरह का करंट जाएगा तो उस स्थिति में हो सकता है कोई युक्ति चलेगा, कोई युक्ति फ्यूज होगा, कोई युक्ति चलेबे नहीं करेगा ना। कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं चलेगा, उतना बढ़िया तरीका से नहीं चलेगा जितना कि समांतर क्रम में जलता है, जितना कि समांतर क्रम में चलता है। तो कहेगा कि समांतर क्रम में घरेलू वायरिंग क्यों किया जाता है, श्रेणी क्रम की अपेक्षा श्रेणी क्रम को छोड़कर हम लोग समांतर क्रम में वायरिंग क्यों करते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होती है। और हम सभी जानते हैं हमारे घरों में चलने वाले विद्युतीय युक्ति, सभी विद्युतीय युक्ति अलग अलग करंट से चलती है, अलग अलग करंट अलग अलग विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। और श्रेणी क्रम की एक खराबी ये भी है, कहीं एक जगह कटिंग हुआ, कहीं एक जगह खराब हुआ तो सभी जगह खराब होगा, कहीं एक जगह परिपथ भंग हुआ, एक जगह का परिपथ भंग हुआ, सब जगह का परिपथ भंग हो जाएगा। यही खराबी है सबसे बड़ा। एक जगह बल्ब फ्यूज हुआ, एक जगह बल्ब नहीं जल रहा है, इसके कारण से पूरे घर के जहाँ जहाँ श्रेणी क्रम में संयोजित किए हैं सभी जगह का बल्ब जलेबे नहीं करेगा। इस तरह की बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आपसे कोई यदि प्रश्न पूछे कि श्रेणी क्रम में क्यों नहीं संयोजित करते, तो जवाब दीजिएगा श्रेणी क्रम संयोजन का इसलिए उपयोग नहीं किया जाता है घरेलू वायरिंग के अंदर में, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, करंट समान होती है। और हम सभी जानते हैं हमारे घरों के अंदर में बिजली से चलने वाली जो भी युक्तियाँ है उसको चलाने के अलग अलग माप के अलग अलग करंट की आवश्यकता होती है। और श्रेणी क्रम संयोजन का दूसरा सबसे बड़ा हानि क्या है कि इसके अंदर में कोई एक परिपथ भंग हुआ, वो एक बल्ब काम करना बंद किया, उसका प्रभाव अन्य सारे बल्ब पर भी पड़ जाता है, अन्य सारे बिजली से चलने वाली युक्ति भी काम नहीं करेगी। एक परिपथ भंग हुआ, सारे परिपथ को भंग करके रख देगा। इतना बात लिख दीजिएगा, आपको अंक दे देगा। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं। तो जब हम क्या बता रहे थे, क्वेश्चन क्या बता रहे थे यहाँ पे, जब एक ही वायर से बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पे देखिए तो क्रम संयोजन में क्या होता है, करंट समान होता है, यहाँ से जितना करंट आया निकलेगा, क्रॉस भी उतना ही, तो पास भी उतना ही करंट होगा। देखो ना, यहाँ पे आया है तो यहाँ पर भी आया है, लेकिन श्रेणी क्रम में क्या नहीं समान होता है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। श्रेणी क्रम में विभवांतर समान नहीं होता है, जबकि समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्ट समान होता है। तब ना हम लोग जो है, चाहे बल्ब को देखिए, चाहे पंखा को देखिए, चाहे रेफ्रिजरेटर को देखिए, चाहे टीवी को देखिए, कोई भी बिजली से चलने वाली युक्ति 250 वोल्ट पर चल जाता है। इसलिए समांतर क्रम में क्या होता है, विभव समान होता है। और बिजली से चलने वाले समानता जितने भी युक्ति है वो 250 वोल्ट पे ही, यानी कि समान विभव पर ही चलता है। जिस कारण से कई प्रकार के, अगर मान के चलिए एक परिपथ भंग भी हुआ तो दूसरे परिपथ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मान के चलिए यहाँ पे कई बार देखते रहते हैं घर के अंदर में एक जगह मान के चलिए फ्यूज हो गया, तो क्या हम इसका प्रभाव देखते हैं दूसरी जगह पर, क्या दूसरी जगह घरों के अंदर में देखते हैं बल्ब फ्यूज हो गया, वहाँ पर बल्ब काम करना बंद कर दिया। एक ऐसी स्थिति हम लोगों ने कभी नहीं देखा है। इसका मतलब घरों के अंदर में वायरिंग किया है समांतर क्रम में। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो है समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान होता है, और सभी बिजली से चलने वाली युक्ति कहीं ना कहीं एक समान विभव पर ही चलता है। इसको ध्यान में रखिएगा। और समांतर क्रम जोड़ने से ये हानि नहीं होता है कि एक जगह मान के चलिए कहीं पर परिपथ भंग हुआ तो सब जगह का परिपथ भंग हो जाएगा। ऐसी बात समांतर क्रम में देखने को नहीं मिलती है ना। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि इन 2 प्रश्नों को आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिए क्या माना कि R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया है। मान लेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, व्यंजक प्राप्त करने के लिए कह रहा है, सूत्र को व्युत्पत्ति करने के लिए कह रहा है, सूत्र निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ पे तीनों प्रतिरोध को क्या किए, श्रेणी क्रम में संयोजित कर लिए। देखिए, इसी को देखते हुए यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, बैटरी ई की सहायता से, बैटरी क्या करता है, बैटरी विभवांतर उत्पन्न करने में सहायक होती है। बैटरी ई की सहायता से चालक के दोनों सिरा या परिपथ के या 2 बिंदु के बीच, 2 बिंदु वो है क्या, एक यहाँ पे देखिए ए है और एक यहाँ पे देखिए ये बी है। बैटरी ई की सहायता से 2 बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर उत्पन्न किया। विभवांतर V1, V2, V3, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या असमान होती है, तो विभवांतर असमान होती है। और हमेशा जिसके बारे में मालूम है ये यही है,
पता है उसको क्यों जाएंगे निकालने के लिए? जिसके बारे में मालूम नहीं रहता है उसको ना जाएंगे कलेक्ट करने के लिए, उसको ना जाएंगे पता करने के लिए। अब श्रेणी क्रम में हमको मालूम है कि करंट आई ये होगा, करंट समान है, और यहाँ पे जो है विभव या विभवांतर हमको मालूम ही नहीं है, तो इसका मतलब जो नहीं मालूम है हमेशा उसको मालूम करने के लिए जाते हैं। कि पता है कि हमारे घर के अंदर में ये है, हमको ये चीज़ मिल गया है, जो मिल गया है उसको ढूंढने के लिए थोड़ी जाते हैं, जो नहीं मिला है उसको ना ढूंढने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना है कुल विभवांतर। इस परिपथ के अंदर में कुल विभवांतर कितना है। सबसे पहले इसको भाषा के रूप में कैसे लिखेंगे इसको समझिए। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से फिगर, इस तरह से मान के चलिए चित्र को बना लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, सोचेंगे क्या, माना कि R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। एक बैटरी ई की सहायता से दो बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर भी लगाया गया है। यहाँ पे के क्या है, स्विच है, ए मीटर भी डाल सकते हैं, ए मीटर का संकेत ये सब चीज लगा सकते हैं ना। इतना बात लिख दिए, इतना बात लिख दीजिए। यहाँ पर भी देखिए ना, माना कि तीन प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। एक बैटरी ई की सहायता से बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर भी लगाया गया है। यहाँ के एक स्विच है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, अब हमको काम करना है डायरेक्ट। अब इतना बात, अब ज्यादा बातें लिखना भी थोड़ा हानिकारक हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको डायरेक्ट यहाँ पे चलना है। माना कि हमेशा विभव या विभवांतर दो बिंदु के बीच, दो सिरों के बीच निकाला जाता है। कहीं पर भी विभव या विभवांतर का बात आए तो उस स्थिति में क्या करेंगे, दो बिंदु या दो सिरों लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुनः माना कि, पुनः माना कि, पुनः माना कि, पुनः माना कि दो बिंदु के बीच, दो बिंदु ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच कुल विभवांतर, पुनः माना कि दो बिंदु ए तथा बी के बीच कुल विभवांतर भी है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बराबर क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर भी का मतलब क्या हुआ, इन दो परिपथों के बीच, इन दो सिरों के बीच या इन दो बिंदुओं के बीच, किन दो बिंदुओं के बीच यानी कि ए तथा बी के बीच कितने विभवांतर लगाया गया है। तो तीन विभवांतर लगाया गया है, यानी कि तीन विभव है यहाँ पे। तो इन तीनों विभव को जोड़ेंगे तो कुल विभवांतर पता चलेगा ना। यहाँ देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो कुल ना पता चलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3। इतना बात लिख देंगे। इतना बात लिखने में आपको कहीं पर भी दिक्कत, परेशानी नहीं होगी, परेशानी नहीं होना चाहिए। क्यों बाबू, यहाँ पे लिखे है पुनः माना कि दो बिंदु ए तथा बी के बीच कुल विभवांतर भी है। कुल विभवांतर को माने हैं इन दोनों के बीच में जितना विभवांतर है उसको हम लोग माने हैं कुल विभवांतर भी। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर होगा, कुल विभवांतर के बराबर होगा। अब इतना कर दिया। अब क्या करेंगे बाबू, ओम के नियम से, अब ओम के नियम से, अब ओम के नियम से, अब ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है बाबू, ओम का नियम क्या आता है, V बराबर IR। ओम का नियम यही कहता है, V बराबर IR। अब देखिए V बराबर IR, तो यहाँ देखिए करते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा, V1 का मतलब देखिए, अब देखिए V1 के बदले में देखिए V1 का जो रेजिस्टेंस होगा, IR का मतलब क्या हुआ, I का मतलब करेंट, करेंट तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, समान होगा। लेकिन प्रतिरोध अलग अलग होगा। तो मान के चलिए प्रतिरोध जो रहेगा इसके सामने में वही रखिएगा। V1 का प्रतिरोध क्या है, R1 है, V2 का प्रतिरोध R2 है, V3 का प्रतिरोध R3 है। तो यहाँ देखिए आप जो इसको करेंगे V1 तो I तो लेंगे, I लेंगे, तो V1 का प्रतिरोध क्या है वही नहीं लेंगे, IR1 प्लस V2, V2 का देखिए, V2 का मतलब क्या हुआ, I तो लेंगे, इसका ना रेजिस्टेंस लेंगे, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R2। इसी तरह से V3 तो लेंगे, V3 का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा IR3। ये हो गया। इतना तक लिखिए। तो पहले आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे क्या, यदि श्रेणी क्रम, यदि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध RS हो तब, यहाँ लिखेंगे यदि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RS हो तब। देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर भी नहीं लागू करेंगे, जिस अनुसार से यहाँ पे हम लोगों ने लागू किया V बराबर IR, यानी कि ये ओम के नियम से हम लोगों ने यहाँ पे क्या स्थापित किया, V बराबर IR।
अब जो प्रतिरोध था, जिस अनुसार से प्रतिरोध था, प्रतिरोध R1 है तो R1, प्रतिरोध R2 है तो R2, R3 है तो R3, इस तरह से करने का काम किए। फिर इसके बाद हम लोग को क्या काम करना है, अब हम लोग को यहाँ से अब निकालना है, अब अंतिम प्रक्रिया पे हम लोग है। अब यहाँ से आपका व्यंजक आने वाला है, व्यंजक जब आने वाला है तो उस स्थिति में कहेंगे क्या, पुनः माना कि यानी तो लिखेंगे क्या, यदि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। अब तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी रेसिस्टेंस है उसका कुल रेसिस्टेंस, उसका कुल मान, उसका कुल यानी कि समतुल्य, सभी को जोड़ने के बाद जो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समतुल्य। तो यानी कि मान लेते हैं क्या, अपने मन में विचार करते हैं, इसका कुल प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या है, RS मान लिए। यदि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RS हो तब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, IRS बराबर क्या हो जाएगा, IR1 IR2। ये भाई यहाँ पर हम क्यों किए, थोड़ा जानिए इसके पीछे क्या कहानी है। अब यहाँ पे हमने कनेक्टेड किया एक ही बार से दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को, यानी कि 3 को रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया है, तो तीनों रेसिस्टेंस का कुल समतुल्य, तीनों रेसिस्टेंस को जोड़ने के बाद उसको माने हैं, उसके प्रतिरोध को माने हैं क्या, RS। यदि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RS हो तब यहाँ देखिए V बराबर, यहाँ पर भी IR लगेगा, I तो श्रेणी क्रम में हर एक जगह क्या होता है, समान होता है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुल विभवांतर है ना, तो कुल प्रतिरोध भी यहाँ पे लिखेंगे, तो कुल प्रतिरोध को माने हैं यहाँ पे R की जगह पे RS, क्योंकि यहाँ पे माने हैं श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे कुल विभवांतर है टोटल, और यहाँ पे निकलने वाली बात क्या है, कुल रेसिस्टेंस, उसी कुल रेसिस्टेंस को माने हैं RS, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध को माने हैं क्या, RS। इस अनुसार से हम नहीं पढ़ाए हुए थे अभी तक। देखिए यहाँ पे I, देखिए यहाँ पे I हो गया RS, यहाँ देखिए क्या कॉमन है, सभी के अंदर में I कॉमन है ना, देखो ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया, I से I कट गया, तो RS बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हो गया, प्रूव्ड। लिखेंगे क्या, अतः श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, यानी तो इतना बात लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। चलिए अब देखिए, जिसको समझ में नहीं आया है वो कैसे समझेगा, देखिए यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए। कई सारे बच्चे को परेशानियां होगी जो सर जी हम नहीं समझे। देखिए होता क्या है, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करने के प्रयास करेंगे, फिगर ड्रॉ करने के लिए सीख जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या हुआ, एक ही वायर से बहुत सारे प्रतिरोध को, बहुत सारे रेसिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे क्या करेंगे, बैटरी लगा देंगे, यहाँ पे क्या किए, स्विच लगा दिए, ये हो गया, इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे R1 R2, यहाँ पे R3। अब यहाँ पे देखिए विभवांतर तो अलग अलग होता है, यहाँ पे कहाँ पे, श्रेणी क्रम में, यहाँ पे देखिए I कनेक्ट कर दिए, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, धाराएं समान होती है, तो इधर से जितना गया उतना आएगा भी। श्रेणी क्रम में क्या होती है, धाराएं समान होती है लेकिन विभवांतर अलग अलग होती है। इतना बात देखेंगे, इतना फिगर ड्रॉ करने के लिए सीख गए। फिर इसके बाद ये फिगर ड्रॉ करने के बाद बात को किस तरह से लिखा जाना चाहिए, अब बात आती है भाषा में किस तरह से कन्वर्ट करें। तो भाषा में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, माना कि R1 R2 तथा R3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, माना कि R1 R2 तथा R3 ये 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है बैटरी ई के साथ। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे क्या, बैटरी। आप बोलिएगा बैटरी ई क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक सेल के अंदर में क्या आता है, शुरुआत में ई एन आता है। बैटरी ई की सहायता से विभव या विभवांतर के बात आएगा, जब ये बात आएगा तो उसको कहेंगे क्या, दो बिंदु के बीच, बैटरी ई की सहायता से दो बिंदु ए तथा बी के बीच में विभवांतर लगाया गया है, जहाँ के एक स्विच है। इतना बात लिख दिया, क्योंकि इस फिगर के देखते ही मात्र आपके मन के अंदर में कल्पनाएं दौड़ना चाहिए कि यहाँ पे ये सर काम किए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, इसके साथ ही साथ बैटरी लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हुए हैं, क्योंकि बैटरी के साथ दोनों बिंदु के बीच हमको विभवांतर उत्पन्न करना है। बैटरी ई की सहायता से दोनों बिंदु ए तथा बी के बीच में विभवांतर लगाया गया है। यहाँ पे क्या है कि एक स्विच है, इस परिपथ से होकर बहने वाली विद्युत धारा आई है, ये भी लिख सकते हैं। इतना बात लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिए, हमको क्या नहीं मालूम है उस पर हमको चर्चा करना है। जो नहीं मालूम है उसी को ज्ञात करने के लिए जाएंगे। जो पते है हमारे पास ये है तो उसको कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए। जो नहीं मिल रहा है और जरूरी है उसको न जाएंगे पता करने के लिए, उसको न जाएंगे ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को
विभवांतर नहीं मालूम है कि आगे इस परिपथ की आखिरकार विभवांतर कितनी होगी। तो मान लिए क्या, माना कि इन दो बिंदुओं के बीच, या माना कि इन दो सिरों के बीच, इन दो सिरों का मतलब ए तथा बी सिरों के बीच कुल विभवांतर भी है। इतना बात लिखेंगे भी बराबर। अब इसको माने यहाँ से यहाँ तक के विभवांतर भी है, कुल माने हैं, तो यहाँ पे यहाँ तक विभवांतर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, यही ना होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 होगा, यही ना होगा बाबू, समझिए थोड़ा। मान लिए हैं कि इन दो सिरों के बीच विभवांतर, कुल विभवांतर कितना है, भी है, तो विभवांतर भी है, तो इन दो सिरों के बीच में जितने भी विभवांतर होगा उसको जोड़ेंगे तो भी एक न बराबर होगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो कुल विभवांतर पता चलेगा। कुल विभवांतर को माने हैं क्या, भी, तो भी क्या होगा, इन सभी विभवांतर के योग के बराबर ही नहीं होगा कुल विभवांतर। इन सभी विभवांतर को योग करेंगे तो कुल विभवांतर पता चलेगा, कुल विभवांतर को माने हैं भी। अब ओम के नियम से क्या करेंगे बाबू, ओम के नियम क्या आता है कि आई आर करंट तो हर एक जगह सेम है, लेकिन आपको रेसिस्टेंस अलग अलग है। तो V1 के लिए R1 क्या हो जाएगा, प्रतिरोध ये हो जाएगा। V2 के लिए I तो सभी जगह होगा R2, V3 के लिए IR3 ना। आप देखिए इसका समतुल्य प्रतिरोध, ये कुल विभव है, तो कुल विभव है, कहीं ना कहीं इसका जो ओम के नियम से चलेंगे IR, तो इसका कुल रेजिस्टेंस भी ना मालूम होना चाहिए, बात को समझिए। और कुल इससे होकर, इस परिपथ से होकर बहने वाली कुल विद्युत धारा तो I है, और यहाँ पे ये कुल विभव या कुल विभवांतर को जो प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे कुल विद्युत धारा तो हमको मालूम है, कुल विद्युत धारा इस परिपथ से होकर बहने वाली विद्युत धारा क्या है, I है, क्योंकि श्रेणी क्रम में हमेशा समान धाराएं बहती है, समान करंट बहती है, तो हमको कुल करंट तो मालूम है, लेकिन कुल रेजिस्टेंस हमको मालूम है। इसलिए वहां पे माने थे यदि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RS हो, तुल्य प्रतिरोध का मतलब इन सभी रेजिस्टेंस को जोड़ने के बाद जिस तरह से यहाँ पे इन सभी विभवांतर के योग किए, तो सभी विभवांतर के योग किए तो ये कुल भी के बराबर हुआ। ठीक उसी तरह से यहाँ पे सभी रेजिस्टेंस को जोड़ने के बाद तब क्या प्राप्त हो रहा है, तो उसको माने हैं क्या, RS, उसको क्या माने हैं, RS माने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे I तो होगा ही, लेकिन इसके साथ RS भी होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या माने हैं, या समतुल्य या तुल्य प्रतिरोध क्या माने हैं, RS माने हैं ना, इसलिए IRS दिए। अब इतना काम करने के बाद क्या करेंगे बाबू, इतना काम करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कॉमन आ रहा है, I आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया, इधर से इधर कट गया, RS बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस, अब जितना प्रतिरोध, तीनों को प्रतिरोध लिए थे 3 तक, अब 20 को प्रतिरोध लेंगे तो 20 तक जाएंगे, R1 R2 प्लस R3 R4 डॉट डॉट 20 तक, यहाँ पर ये हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अभी यहाँ से कई बार जो है न्यूमेरिकल के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्रश्न नंबर के अंदर में आपको कहेगा कि व्यंजक ज्ञात कीजिए, यानी तो सिद्ध कीजिए RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कई बार आया हुआ भी है। इस पर न्यूमेरिकल जो है अगले क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है अभी हम इस वीडियो के अंदर में हमने आपको व्यंजक को किस तरह से प्राप्त किया जाता है उसको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में।